हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। हम चैप्टर 13 पढ़ रहे थे जो था कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। हमने अभी तक सेक्शन 12 पढ़ लिए थे ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अब हम पढ़ेंगे जो था हमारा सेक्शन 13 जो बताता है वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज आउटसाइड इंडिया। अगर क्या बोला है इन्होंने कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई, इसका मतलब सप्लायर या फिर रिसिपेंट दोनों आउटसाइड इंडिया में है, दोनों में से कोई भी आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसे कहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 क्लोज टू जनरल सिनेरियो where the situation does not fall any of the cases split in the section 13 subsection 3 और section 12 13 subsection 12 तो location of recipient। अब इन्होंने क्या बोला, कोई भी सिचुएशन अगर वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 13 सब नहीं आता तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहेगा इन द केस ऑफ आउटसाइड इंडिया। However, the place of supply shall be location of the supplier if the location of recipient is not available। मगर कभी भी अगर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट नहीं दिया हुआ है तो लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर कहलाएगा। ठीक है, तो ये बोलता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। पर जनरल रूल क्या है कि अगर बात करते हैं कि अगर कोई भी लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट आउटसाइड इंडिया रहता है तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हरदम लोकेशन ऑफ रिसिपेंट का ही रहेगा। जनरल रूल ये है। बात करते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 where the service in relation to goods required to be made physically available by the recipient of the service to the supplier of the service or to the person acting on the behalf of the supplier of service in provide the service location of actual performance। अब इन्होंने क्या बोला है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें कहीं पर जाके कोई गुड्स सही करना होता है, कुछ गुड्स कोई मशीन ऐसी चीजें हमें सही करनी होती है वहां पे जाके। तो जहां हमने वहां पे गए और उस मशीन को सही करा, जहां पे हम गए वो उस मशीन को सही करा, तो जिस जगह पे हमने सही करा उसे ही हम लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस या इसका मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। आगे दिया हुआ है प्रोवाइड फर्दर दैट nothing contained in this clause shall apply in case of service supply in respect of goods which are temporarily imported into India for repair or for any other treatment or process and are exported after such repair or treatment or process without the being putting to use other than the which is required for such repair treatment or process। अब इसमें क्या बोला है, मगर लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस मैंने क्या बताया था कि हमें कहीं मशीन ले जाके या फिर हमारे यहाँ मशीन इंपोर्ट होगी, हम उसे सही करके वापस भेज देंगे तो जहां हम उसे सही करेंगे वही हमारा लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। मगर अब बात करते हैं, मगर कोई भी गुड्स इंपोर्ट करा गया है फॉर द टेम्परेरी पीरियड और उसे टेम्परेरी पीरियड में हम उसे सही करेंगे और हमें सही करने के बाद तुरंत हमें क्या कर देना, उसे वापस कर देना, एक्सपोर्ट कर देना। क्या कर देना? एक्सपोर्ट कर देना। तो उस चीज में ये लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसका मतलब जहां पे हो रहा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ where there is a service in relation to individual किसकी बात करें, individual represent either as a recipient of the service or the person acting on behalf of the recipient which require physical presence of the recipient or the person acting on a behalf the supplier for the supply of service location of actual problem। यहाँ पर भी वही है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल की बात करें, अगर कोई पर्सन क्या करता है कि कहीं जाता है और वो वहां जाके वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जहां वो सर्विस प्रोवाइड करता है उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। नाउ where the service in relation to goods is provided from the remote location through the electronic means where location where good are actually situated। सिंपल, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से करा जा रहा है, रिमोट लोकेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मींस लोकेशन वेयर द गुड्स आर एक्चुअली सिचुएटेड, तो जहां पे गुड्स रियली में सिचुएटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। नाउ बात करते हैं सेक्शन 30 सेक्शन 4 की, सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विस सप्लाई इन दिस रिगार्ड बाय द एक्सपोर्ट स्टेट एजेंट एंड सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन बाय द होटल इन गेस्ट हाउस क्लब और compensate by the name called grant of right to use a mobile property service for the carry out or coordination of construction
work including the architect or the interior decorated location of such property. Simple. अब इन्होंने क्या बोला कि कोई भी मूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, तो जहां वो प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिचुएशन, लोकेशन है, उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 4. Now, section 13 subsection 5, admission to or organization of culture, artist, sporting, scientific, education or entertainment event या celebration, conference, fair, exhibition or similar event or of service ancillary to such admission or organization location where the actually इवेंट इज एक्चुअली held. इसका मतलब जहां पे इवेंट करा जा रहा है, जहां पे इवेंट करा जा रहा है उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे. जहां पे इवेंट एक्चुअली में हो रहा है उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे according to section 13 subsection 5. Now, according to section 13 subsection, service covered under the section 13 subsection 3rd, section 13 subsection 4 or section 13 subsection 5 provide at multiple location and were on more location fall in taxable territory, location in taxable territory. और कोई भी सिचुएशन जो हमारे ये तीनों ऊपर पड़ा 5, 4 और 3, 3, 4, 5, इनमें अगर मल्टीपल लोकेशन हो, या फिर एक से ज्यादा, एक या दो से ज्यादा हो, तो किसी भी एक टैक्सेबल टेरिटरी की लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे ना. According to section 13 subsection 4, multi-location involve more than one state or union territory. Proportional value of the service is separately collect or determined in the term of contract or agreement. Enter into this regard each state or union territory or in the absence of such contract or agreement on a such other basis as may be prescribed. अगर कोई भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, दो कोई भी लोकेशन में एक या एक से ज्यादा यूनियन टेरिटरी और स्टेट आता है, तो दोनों में जो वैल्यू है उसे हम डिवाइड कर देंगे बराबर हिस्सों में. और बराबर हिस्सों में कैसे करेंगे? जो कॉन्ट्रैक्ट में या फिर एग्रीमेंट में लिखा होगा उसी तरीके से हम उसे प्रोपोर्शनल कर देंगे, बांट देंगे. मगर अगर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ना हो तो हम जो रूल में लिखा हुआ है, जो लॉ में लिखा है, उस तरीके से हम उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे. नाउ अब बात करते हैं according to section 13 subsection 8, banking intermediaries service and hiring of the means of transport including yacht but excluding aircraft or vessel up to a period of 1 month location of supplier. अगर कोई भी हायरिंग करी जा रही है, सर्विस, बैंकिंग या फिर इंटरमीडिएट सर्विस कोई भी, तो अगर वो एक महीने तक की करी जा रही है, तो जहां वो सप्लायर है उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे. नाउ गुड ट्रांसपोर्ट अदर देन द मेल और क्यूरियर, तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, अगर गुड ट्रांसपोर्ट करी जा रही है तो जहां पे हम गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे उसी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स को हम क्या कहेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस लोकेशन ऑफ मार्क्ड, इसका मतलब जहां से उसे जाना है और जहां तक जाना है, जहां पे उसे जाना है उसे हम क्या कहेंगे? लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे. सर्विस ऑन द बोर्ड और कन्वे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन including service intend to wholly or substantially consume while on the board first schedule a point of the departure. जहां पे डिपार्चर करी जा रही, जहां से डिपार्चर करी जा रही है उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे. ऑनलाइन इन्फो डाटाबेस एक्सेट्रा लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, अगर ऑनलाइन कोई बात हो रही है या फिर डाटाबेस का रिलेशन सर्विस प्रोवाइड करा जा रहा है, तो जहां रिसिपेंट होगा वहीं पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे. तो यही था हमारा सर्विस, जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट दोनों आउटसाइड इंडिया हो सकते हैं. दोनों में से कोई भी आउटसाइड इंडिया हो सकता है. अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई की. टाइम ऑफ सप्लाई, इसका मतलब कौन सा, कब. हमने अभी क्या पढ़ा? प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कहाँ पे और कब लगाना है ये हमने पढ़ा. मगर टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए करी गई कि आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, ये सब चीजें पता करने के लिए लगाया गया. बट टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए कि हम कब स्टार्ट करेंगे, कि कब से हमारा टैक्स जो होगा वो एप्लीकेबल होगा. कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब हमारा टैक्स अप्लाई होगा या फिर लेवी होगा, तो ये बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई. अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज एसेंस ऑफ लेवी. क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे मेन चीज है एसेंस ऑफ लेवी. टैक्स इज इम्पोज व्हेन द सप्लाई इज मेड, और टैक्स इम्पोज करा जाता है जब सप्लाई मेड करा जाता है. हेंस इट इज इम्पोर्टेंट to determine the time of supply. Once the time of supply is determined, levy is fixed and the discharge on the due date. The time of supply means the point in time when the good have been deemed to be supplied or service have been deemed to be provided.
टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है वो पॉइंट, वो टाइम जब गुड्स हमने क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया, मान लिया जाए कि सप्लाई कर दिया, या फिर सर्विस मान लिया जाए कि सप्लाई कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। द टाइम ऑफ सप्लाई एनेबल अस टू डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स। हम टाइम ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ेंगे, हमें डिटरमाइन करना होगा टैक्स रेट, वैल्यू एंड ड्यू डेट्स और फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। टाइम ऑफ सप्लाई हमारा सबसे मकसद यही होगा कि हमें रेट पता करना है टैक्स का, वैल्यू कितना है, फिर से ड्यू डेट कब होगी कि हम उसे पेमेंट कर दे टैक्स का। अंडर द जीएसटी टैक्स लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई। See GST Act 2017 state provision to determine time of supply of good under section 12 and the time of supply of service under section 13। अब हम टाइम ऑफ सप्लाई जो पढ़ेंगे वो सेक्शन 12 के अंदर पढ़ेंगे और सेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई जो पढ़ेंगे ऑफ सर्विस पढ़ेंगे वो सेक्शन 13 के अंदर पढ़ेंगे। तो हम अभी जो 12 और 13 पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सीजी एक्ट के अंदर। अभी जो हम पढ़ रहे थे 12, 13, 7, 9, 8 ये सब हम पढ़ रहे थे आईजीएसटी एक्ट के अंदर। तो अभी हम पढ़ेंगे 12, 13 और 12 सेक्शन 12। तो टाइम ऑफ सप्लाई 4 हिस्सों में बांटा गया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म, वाउचर और ऑल अदर इंस्टेंस। सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी हम किसकी बात करेंगे, गुड्स की। उसमें दे रखा है पहला फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। The provision with respect to time of supply of good under the forward charge mechanism can be described as under the time of supply would be the earliest of the following date। जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो इन तीनों में से सबसे पहले डेट होगी, जो सबसे पहले डेट होगी उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई कहेंगे, उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई कहेंगे। नाउ तो डेट क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन हम डेट इशू कर रहे हैं इनवॉइस की, या फिर ड्यू डेट फॉर द इशू है, और जिस दिन हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, इनवॉइस इशू कर देना है, और डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ पेमेंट। अब बात करते हैं, पहले बताता हूँ, ये जो हमारा एक नोटिफिकेशन आया था फॉर द डेट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ पेमेंट। इसका मतलब जो हमारे ये थर्ड पॉइंट ये अब से इंक्लूड नहीं होता, ये अब से इंक्लूड नहीं करा जाता। इसका मतलब इन दोनों में से सबसे पहले जो डेट आती है, उसे ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई कहते हैं। सो डेट ऑफ इशू इनवॉइस और ड्यू डेट फॉर द इशू ऑफ इनवॉइस। नाउ ड्यू डेट क्या होता है इसकी बात करते हैं। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कैन बी displayed from the section 13 subsection 1 of the act which mention that invoice must be issued। जो बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, उसे हम ड्यू डेट कहते हैं। अब कौन कौन सी सिचुएशन होती है, on or before the time of removal of goods where the supply involvement movements of goods। जब हम या फिर उससे पहले हमें गुड्स डिलीवर करना है या फिर रिमूव कर दे रहे हैं ऑफ गुड्स, तो उसे हम ड्यू डेट कहेंगे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। नाउ ऑन और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द रिसिपेंट वेयर द सप्लाई डजंट इन्वॉल्व द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। और जब हमें डिलीवरी करना है किसी गुड्स का टू द रिसिपेंट और वेयर द सप्लाई डजंट इन्वॉल्व द मूवमेंट्स ऑफ गुड, तो उस दिन को, जिस दिन हमें डिलीवरी करना है गुड्स टू द रिसिपेंट, तो उस डेट को हम क्या कहेंगे, ड्यू डेट कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्यू डेट कहेंगे। या फिर ऑन और बिफोर द इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जिस दिन या उससे पहले, या फिर उस दिन पहले जब हम इशू कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो उस दिन को हम क्या कहेंगे, ड्यू डेट कहेंगे। या फिर ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 6 months from the date of removal whichever is earlier where the goods are supplied approval for sale or return basis। अब क्या बोला है, जिस दिन या फिर उससे पहले जब हमें मैक्सिमम पीरियड दिया जाएगा फ्रॉम द मैक्सिमम पीरियड 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन हम रिमूवल कर दिए उसके 6 months तक हमें जो भी टाइम दिया होगा उसे हम ड्यू डेट कहेंगे। ये इन सब में से जो सबसे पहले होगा उसे हम ड्यू डेट कहेंगे ना। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ इनवॉइस। तो आपको पता है कि डेट जिस दिन इशू इनवॉइस करी गई उस दिन हम डेट, और ड्यू डेट भी हमने बता दिया। इन चारों में से सबसे पहले जो डेट होगा उसे हम ड्यू डेट कहेंगे। अब यहाँ पे दे रखे हैं
Date of recipient of payment is currently not relevant. Determine time of supply in the case of the goods. क्या? जब भी हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे इन केस ऑफ गुड्स के, जब भी हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे इन केस ऑफ गुड्स की, तो हम कभी भी रिसिपेंट, डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हम नहीं गौर करेंगे, हम उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये केवल हम तब यूज करेंगे तब हम सर्विस की बात करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस फाइंड करना होगा, तब हम रिसिपेंट ऑफ पेमेंट ध्यान देंगे। नाउ it has been provided if there is a excess payment of receipt up to 1000 rupees। अगर कोई भी हम पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, हम 1000 रुपए 1000 रुपए ज्यादा पेमेंट कर दे रहे हैं, that the supplier choose the to take a date of invoice issue with respect to such excess amount as the time of supply of goods for excess value। अब ये जो ये है, ये हम एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए हम पढ़ते हैं, पहले एग्जांपल लिखे। जो हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का निकालना है, तो सबसे पहला एग्जांपल जो हमारा दे रखा है वो सेक्शन 6 दे रखा है। क्या बोला है? एबीसी लिमिटेड सप्लाई गुड्स टू XYZ। एबीसी लिमिटेड क्या कर रहे हैं? XYZ लिमिटेड को क्या कर रहे हैं? गुड्स सप्लाई कर रहे हैं अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ टू फैक्ट्री ऑफ XYZ। अब हमने क्या पढ़ा था? ड्यू डेट हमने पढ़ा था, उसमें एक ये भी था कि ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? गुड टू बी डिलीवर टू द फैक्ट्री। हम यहाँ डिलीवर की बात करेंगे। गुड वर रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ द 9 सितंबर 2019 and good were delivered to the factory of the 15 सितंबर 2019। अब ऊपर हमने ड्यू डेट में ये भी पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ गुड ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड ड्यू डेट कहलाएगा। जिस दिन रिमूव हो रहा है या फिर उससे पहले रिमूव करा जा रहा है, तो उस डेट को हम क्या बोलेंगे? ड्यू डेट। तो हमारा ये रिमूवल ऑफ जो रिमूव ऑफ द गुड था, ये हमारा क्या कहलाएगा? ड्यू डेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्यू डेट कहलाएगा। इसका मतलब 9 सितंबर क्या हो गया? हमारा ड्यू डेट हो गया। देन द इनवॉइस वाज इशूड 18 सितंबर 2019 एंड पेमेंट वाज क्रेडिटेड ABC account 20th October, although the entry in a book was made 19 September 2019 but check was received। इसका मतलब हमने पढ़ा था कि अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई कभी भी निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे गुड्स का, तो हम कभी भी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट पे गौर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये चीजें हमें मतलब नहीं, इन सब चीजों से इसे हम इग्नोर करेंगे। हमें जो निकालना मेन क्या है? रिमूव्ड जिस दिन हुआ, हमें ड्यू डेट पता करनी, और जिस दिन हमें इशू करा इस इनवॉइस को, वो डेट हमें चाहिए। तो हम इन दोनों का, इसका मतलब प्लीज एडवाइस सप्लाई डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हमारा क्या है? 18 सितंबर, और ड्यू डेट क्या है हमारा? 9 सितंबर। तो इन सब में से सबसे पहले कौन सा है? इन सबसे में 9 सितंबर, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब 9, तो हमारा 9 जो होगा वो हमारा होगा टाइम ऑफ सप्लाई। क्या होगा हमारा? टाइम ऑफ सप्लाई। इसका मतलब अर्लीस्ट, सबसे पहले जो होगा ड्यू डेट और इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, उन सब में से सबसे पहले जो डेट आएगी उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई कहेंगे इन द केस ऑफ गुड्स, और जब हम पढ़ रहे हैं हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करेंगे। यहाँ एग्जांपल ये भी दे रखा है, ये भी आप पढ़ लेंगे। तो मैं बता रहा था ऊपर एक्सेस पेमेंट की, उसकी भी हम ध्यान दे लेते हैं। XY Limited receive a payment of 1 लाख रुपीस against the invoice was issue 90,000। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो एक्स लिमिटेड है वो पेमेंट रिसीव कर ले रहे हैं 1 लाख का, जो इनवॉइस तो मगर 99,000 का था, 99,000 का था। एडवाइज द ट्रीटमेंट टू ऑन द एक्सेस पेमेंट। इन दिस केस द रिस्पेक्ट ऑफ द 1000 द टाइम ऑफ सप्लाई कैन बी टेकन टू डेट ऑफ इनवॉइस टू बी इशू इन फ्यूचर फॉर द सेड एक्सेस पेमेंट। अब जो एक्सेस पेमेंट के लिए अलग से इनवॉइस इशू करी जाएगी, वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। ये तो हमारा जो एक्सेस पेमेंट पढ़ रहे थे कि 1000 से अगर ज्यादा एक्सेस पेमेंट होगा तो वो जो नेक्स्ट इशू इनवॉइस करेंगे उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नाउ अब बात करते हैं हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी हमने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पढ़ा, सबसे आसान फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। इसका मतलब ड्यू डेट और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से सबसे पहला जो टाइम होगा उसे ही को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई बोलेंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मगर जब आता थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसका मतलब हमने पढ़ा था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो होता है, रिसिपेंट सप्लायर की जगह रिसिपेंट पे करता है जीएसटी। क्या करता है? रिसिपेंट जो है जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है सप्लायर की जगह, उसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो उसमें ये बताया कि हम टाइम ऑफ सप्लाई कब कहेंगे, कब हम टाइम ऑफ सप्लाई कहेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी हम
सी पॉइंट की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जो नोटिफिकेशन था उसमें साफ लिखा हुआ था कि जब भी हम टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स की निकालेंगे तो हम ड्यू डेट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ पेमेंट नहीं ध्यान देंगे, हम उसे इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब डेट ऑफ रिसिट ऑफ द गुड्स, जिस दिन हमें गुड्स रिसिट हुआ उस दिन, और 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन डेट ऑफ इनवॉइस इशू करी गई उसके 30 दिन को जोड़ के, 30 दिन को जोड़ के, और इन दोनों में सबसे अर्लीस्ट टाइम होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एग्जाम्पल जैसे बात करेंगे, यहाँ पे दे रखा है 30 डे। इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि 1 तारीख को, 1 जैन को हमने क्या करा, इनवॉइस इशू करा, तो इसमें हम 30 डे जोड़ लेंगे, 30 डे जोड़ लेंगे, प्लस कर देंगे 30 डेज। तो इसका मतलब क्या होगा, जो डेट होगा हमारा डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस होगा वो हमारा होगा 31 जनवरी कहलाएगा। तो वही दिया हुआ है कि जब भी हम अब 31 और डेट ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स, इन दोनों में सबसे जो अर्लीस्ट होगा उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई कहेंगे। तो अब आगे बढ़ चलते हैं। Reversion mechanism in the case of goods may be arise either under Section 9, Subsection 3 or Section 9, Subsection 4 CGST Act. Section 9, Subsection 3 empowers the issuance of notification by the central government under the which the tax will be paid by the recipient. Simple reverse charge mechanism क्या होता है कि recipient जो होता है वो टैक्स पे करता है, किसको? गवर्नमेंट को, क्योंकि जो सप्लायर होता है वो रजिस्टर नहीं होता अंडर द GST एक्ट, इसलिए रिसिपेंट को पे करना पड़ता है of the goods as per the reverse charge mechanism. Now notification number 4 2017 central tax rate date 28 June 2017 as amended from the time to time provide the list of goods, कौन? लिस्ट ऑफ गुड्स विच विल बी सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ गुड्स दे रखे हैं जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यूज होता है, और वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से सबसे जो पहले होता है उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई कहते हैं। अब कौन कौन से गुड्स है ना, पहला कैस्यू नट्स नॉट सेल्डेड और पील्ड, बीड़ी वॉपर लिव्ड, टैंडू लिव जिसे बोलते हैं, टैबोको लिव्स, रॉ कॉटन, सैंक्यान, सप्लाई ऑफ लॉटरी एक्सेट्रा, इन सब में चीजों में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यूज, इन सब चीजों में रिवर्स ऑफ चार्ज मैकेनिज्म यूज कहा जाता है या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यूज लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो रिसिपेंट होता है वो जीएसटी पे करता है कि उसको, गवर्नमेंट को। नाउ एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है मिस्टर ए एग्रीकल्चर सप्लाई रॉ कॉटन, कहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहाँ यूज होता है, जैसे इन सब गुड्सों में। यहाँ पे क्या है, रॉ ऑफ कॉटन, यहाँ पर भी दे रखा है गुड्स रॉ ऑफ कॉटन, सप्लाई रॉ ऑफ कॉटन अंडर द रिवर्स चार्ज टू बी, किसको? बी को, हु मैन्युफैक्चर कौन शर्ट, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है कॉटन शर्ट, द डेट विदाउट टर्न आउट ऑफ द इवेंट इज गिवन बिलो। अब डेट की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 04/2019 Mr. B approached Mr. A and the place an order for the 1 ton cotton। अब क्या बोला इन्होंने कि मिस्टर बी गए ए के पास, उन्होंने कहा कि मुझे 1 टन कॉटन चाहिए। देन 10/5/2019 मिस्टर बी रिसीव्ड द गुड्स, और उसके बाद मिस्टर बी ने रिसीव करे गुड्स को 10/5/2019। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, हमने यहाँ पढ़ा था रिसिट ऑफ गुड, जिस दिन हमें गुड्स पढ़ना वो कौन सा दिन था, 10 तारीख 5वां महीना 2019। नाउ देन 15/5/2019 मिस्टर ए इशू इनवॉइस, और उसके 5 दिन बाद मिस्टर ए ने इशू करा इनवॉइस। देन मिस्टर मे पेमेंट, ये हमें ध्यान देना है और ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अब फॉलोइंग डे निकालते हैं। इन द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लिएस्ट ऑफ फॉलोइंग, रिसीव फॉर गुड्स, हमें गुड्स कब प्राप्त हुआ, सिंपल सी बात है, हमें गुड्स जो प्राप्त हुए वो 10 तारीख 5वां महीना 2019 को हुए, और उन्होंने इनवॉइस कब इशू करे, इनवॉइस उन्होंने करे 15 तारीख को, 15 तारीख को, कहां गया ये रहा, दैट इमीडिएटली फ्रॉम द फॉलोइंग 13 फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, इसका मतलब 15 तारीख में 30 तारीख जोड़ देंगे, 1 डे एक्स्ट्रा प्लस 15 तारीख 6वां महीना 2019 जो डेट होगी वो हमारी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगी। तो इन दोनों में से सबसे पहले डेट कौन सा आ रहा है, वो है हमारा 10 तारीख, तो ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब बात करते हैं हम वाउचर की। वाउचर टाइम ऑफ सप्लाई विद वाउचर इज डिटरमाइंड एज अंडर।
अब जो वाउचर होता है एक तरफ का डिस्काउंट कूपन होता है, एक तरफ का डिस्काउंट वो एक मनी होता है मगर मनी की जगह यूज करा जाता है, मनी होता है मगर मनी की जगह यूज करा जा सकता है उस वाउचर को। तो वाउचर जो है वेयर द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, मगर वाउचर में बताया गया हो कि हम किस गुड्स की सप्लाई के लिए करा जा रहा है, बताओ स्पेसिफाइड करा गया कि गुड्स किस गुड्स के लिए सप्लाई के लिए करा जा रहा है। तो एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ वाउचर द डेट ऑफ इशू वाउचर वुड बी कंस्ट्रक्टेड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। और जब बताया गया हो कि किस गुड्स के लिए वो वाउचर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिस दिन वो इशू करा जाएगा वाउचर को, वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। मगर अगर नॉट आइडेंटिफाइबल, पता ही ना हो कि किस गुड्स के लिए, इसका मतलब किसी भी गुड्स के लिए यूज कर सकते हैं हम उस वाउचर को, तो जिस दिन वो वाउचर रिडीम होगा, रिडेम्पशन ऑफ द वुड वाउचर वुड बी कंस्ट्रक्टेड एज द टाइम ऑफ सप्लाई। जिस दिन हम उसे रिडीम करेंगे, इसका मतलब उससे हम कुछ गुड्स कर देंगे, उस दिन हमारा वो टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा, वो डेट हमारा क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। नाउ एग्जांपल, ABC Limited enter into an arrangement with the Hush Puppies. Buy the voucher. उन्होंने वाउचर खरीदा. These voucher were issued on the 14th December 2019. The company then distributed these voucher with the denomination 4,000. और जो वो वाउचर था वो 4,000 रुपए का था to all the employee 24th December 2000. Valid until the 31st January 2020 is they can use this voucher buying the shoe of their choice। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो शूज है इसका मतलब शूज जो हमारी स्पेसिफाइड करी गई है, क्या करेगी, स्पेसिफाइड करेगी, आइडेंटिफाइबल है, तो इसीलिए इसका मतलब जिस दिन हमारा जो वो वाउचर है उस दिन जिस दिन वो इशू करा गया वही हमारा डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई कहेगा। इसका मतलब 14 दिसंबर हमारा क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ Nisa buy a voucher from the shopper stop for the 10,000 rupee and the gift in the Tarun on the 14th February। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने वाउचर खरीदा 10,000 का और उसे गिफ्ट कर दिया तरुण को 14 फरवरी को। The voucher was valid until the 29th February. Tarun redeemed the voucher at the nearby shopper store on the 29th February. In this case क्या बोला गया है कि इसमें कोई भी स्पेसिफाइड नहीं करा गया है, टाइम जो है वो स्पेसिफाइड नहीं करा गया है। तो इसमें हमारा क्या होगा कि जिस दिन वो रिडीम कर रहे हैं, इसका मतलब 29 फरवरी जो है हमारी वो क्या कहलाएगी, हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। और all other instances in the time of supply as per the section 12 section 5 fix as under due date for the filing periodic return। जिस दिन हम periodic return भर रहे हैं उस दिन हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कहेगी, या फिर जिस दिन हम GST पे कर रहे हैं उस दिन हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कहेगी। और किसी केसेस में इन दोनों को छोड़ के जो अब ऊपर दे रखे थे उन ऊपर को छोड़ के और किसी केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई ये दोनों में से कोई डेट होगी। नाउ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।